हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यानी यूएन में पूछा है कि पी हरीश को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, डिपार्टमेंट पार्थेनोनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वह जो है जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। जून में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत का अस्थायी प्रतिनिधित्व खाली है। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मॉर्नी मॉर्केल को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्नी मॉर्केल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य कोच जो हैं ने सहायक कोच के रूप में अभिषेक नायर, स्टार रयान टेंडोसेट की नियुक्ति की पुष्टि की थी, लेकिन अब ये गेंदबाजी कोच भी बन गए हैं मॉर्नी मॉर्केल भी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा और इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय के तहत आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये गोविंद मोहन को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो राम नारायण अग्रवाल, हाल ही में इनका निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यह साइंस से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। रक्षा अनुसंधान में डॉक्टर अग्रवाल के 22 साल के शानदार करियर में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ काम किया है। देखिए, ये जो है ये अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में इन्हें भी जाना जाता है और इन्होंने अग्नि मिसाइल जो है अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दो महत्वपूर्ण लघु कंपनियों की बैठकें आयोजित की। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी कैनबरा में छठे भारत ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की। भारत ने नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त कार्यक्रम की 14वीं बैठक की मेजबानी की थी। उग्र निरोध सहयोग भारत ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने किसे पद से बर्खास्त कर दिया है?
तो ये श्रेथाथाविसिन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, इंग्लैंड की संवैधानिक अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्रेथाथाविसिन को अपने मंत्रिमंडल में जेल जा चुके पूर्व वकील को नियुक्त करने के लिए बर्खास्त कर दिया। रियल इस्टेट टाइकून श्रेथा बीते 16 वर्षों से चौथे थाई प्रधानमंत्री हैं जिनका अदालत के फैसले की वजह से पद गया है। कोर्ट ने कहा है कि श्रेथा ने नैतिक मूल्यों का पूरा नहीं करने वाले शख्स को मंत्री नियुक्त करके संविधान का उल्लंघन किया है। अदालत के फैसले के बाद पीएम के हटने के से देश की राजनीति में जो है उथल पुथल बढ़ने और सत्तारूढ़ गठबंधन में फेरबदल की आशंका बढ़ गई। थाईलैंड में फिलहाल उप प्रधानमंत्री फूमथम वेचेआई के कार्यवाहक पीएम के तौर पर कार्यभार संभालने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो देखिए, यमुना बाढ़ के मैदानों में सतत भूमिगत जल विकास के माध्यम से किस जिले में जल पूर्ति या पूर्ति बढ़ाने के लिए अध्ययन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये फरीदाबाद में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, 2031 तक फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लिए अनुमानित जल आपूर्ति अंतर को दूर करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यमुना बाढ़ के मैदानों को भूजल संसाधनों को सतत विकास के माध्यम से शहर की जल आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इस समझौता ज्ञापन के दायरे में यमुना बाढ़ के मैदानों को भूजल क्षमता और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन शामिल है। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप एक व्यापक भूजल प्रबंधन योजना की जाएगी। इसमें फरीदाबाद जिले में निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र के भीतर भूजल संसाधनों में कृत्रिम पुनर्भरण और आगे के विकास की रणनीतियाँ शामिल होगी। समझौता ज्ञापन जो है 31 मार्च 2025 तक वैध है। इस अवधि तक अध्ययन पूरा होने की उम्मीद है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जुलाई में भारत का माल आयात बढ़कर कितने बिलियन डॉलर का हो गया? तो ये 57.48 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, इस साल जुलाई में भारत माल आयात पिछले साल जुलाई 53.49 डॉलर की तुलना में 7.4% बढ़कर 57.48 डॉलर हो गया, अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक के सामान आयात में पीछे उछाल के कारण माल के आयात में वृद्धि हुई। जुलाई में भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि दर 8 महीने के निचले स्तर पर आ गई और वैश्विक मांग में सतत भू राजनीतिक चुनौतियों से और कच्चे तेल और वस्तुओं धातु की कीमतों में गिरावट के कारण 1.47% घटकर 33.98 बिलियन डॉलर रह गया। सेवाओं के मोर्चे पर इस साल जुलाई में जो है सेवाओं का निर्यात जो 28.4 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल इसी महीने में 26.2 बिलियन डॉलर से 8% अधिक है। देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद जो भारत के निर्यात में 15% से अधिक योगदान करते हैं, जुलाई में 22% गिरकर 5.23 बिलियन डॉलर रह गए और पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों का आयात जो है 17.47 डॉलर बढ़कर 13.87 बिलियन डॉलर हो गया। इसके अलावा जुलाई में सोने का आयात 10.56% घटकर 3.13 अरब डॉलर रह गया। कुछ चीज़ों में जो है महंगाई बढ़ने के कारण आयात बढ़ा है, तो कुछ चीज़ों में महंगाई घटने के कारण आयात बढ़ा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरकार को किस आयुष्मान भारत योजना में शामिल करेगी? किसको? तो केवल यूनानी को नहीं करेगी, आयुर्वेद को भी नहीं, केवल होम्योपैथी को नहीं, तो बल्कि आयुष को करेगी। आयुष का भी फुल फॉर्म जो होता है, देखिए, केंद्र सरकार ने ए से जो होता है आयुर्वेद, वाई से योग और यश से प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी और यश से सिद्ध और यच से होम्योपैथी, ये होता है आयुष का फुल फॉर्म। पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY के तहत शामिल करने का फैसला किया है। अब आपको अगर PM आरोग्य योजना वाले के तहत यूनानी दवाई करानी है तो वो भी मिलेगी। देखिए, पैकेज डिजाइन, अस्पताल, ऑनबोर्डिंग, उपचार, दिशा निर्देश, परिणाम और वित्तीय निहितार्थ चर्चा के अधीन है। ABPMY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति
परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। इसमें 12.34 करोड़ परिवारों के अनुरूप 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान मंत्रालय ने 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन के केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित है। देखिए वर्तमान में जो है केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना यानी CGHS भारत में एक आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ 110 आयुष वेलनेस सेंटर चलाती है। अब आपको PM कार्ड के जो आरोग्य कार्ड मिलता है उसके तहत आपको अब आयुष यानी आप या तो एलोपैथी, योगा या प्राकृतिक चिकित्साओं की दवाई भी ले सकते हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। इसरो ने पृथ्वी के अवलोकन में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये E0S-08 को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए इसरो ने EOS-8 उपग्रह को 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया। देखिए 1 वर्षीय मिशन के लिए डिजाइन किया गया उपग्रह इमेजिंग, GNSS, रिमोट सेंसिंग और UV डेसीमेट्री के लिए पेलोड ले जाएगा। देखिए EOS-08 जो है लघुकृत एंटेना, लचीले सौर पैनल और बेहतर डेटा ट्रांसमिशन जैसी उन्नत तकनीकें इसमें लगी हुई हैं, जिसके सूचनाओं का आदान प्रदान तेज़ी से होगा। चलिए बात करते हैं PKL सीजन 11 के ऑक्शन से। तो देखिए सचिन को मुंबई प्रो लीग में सीजन 11 प्लेयर ऑक्शन के लिए पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें तमिल तलाईबाज ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो वहीं बात करते हैं मोहम्मद रेजा सादलू की प्रो कबड्डी लीग के प्लेयर ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मोहम्मद रेजा सादलू को हरियाणा स्टीलर्स ने 2.07 करोड़ रुपए में खरीदा। वह लगातार 2 नीलामी 2 करोड़ रुपए से अधिक खरीदे जाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। इससे पहले इनको पटना पायरेट्स ने खरीदा था। चलिए बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को खेती आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी NPSS की शुरुआत की है, जो किसान अपने फ़ोन का उपयोग करके कृषि समूहों और विशेषज्ञ से भागीदारी में मदद के लिए नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसी कीट पतंगों के लिए आपको वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। देखिए नए वास्तुशिल्प और आधारित परीक्षण प्रणाली के लिए भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, केंद्र का प्रयास है कृषि के नए तकनीक नवाचारों को किसानों तक लाना है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए विकास किसानों के लिए अच्छी होनी चाहिए और कृषि क्षेत्र में विकास नरेंद्र मोदी सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के किसानों को बेहतर मॉडल की ज़रूरत है। हमारा वैज्ञानिक समुदाय इस दिशा में किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। चलिए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो देखिए NPSS का उद्देश्य जो है शेयरधारकों की कंपनियों को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। NPSS के किसानों और विशेषज्ञों का कीट नियंत्रण और प्रबंधन मदद के लिए सामूहिक साम्राज्य का उपयोग करके नवीनतम डेटा का विश्लेषण करना होगा। इस सिस्टम के फायदे जानते हैं। तो देखिए इस सिस्टम से फायदे क्या क्या होंगे। इस प्रणाली का उपयोग करके समय पर उपचार किया जाएगा। इससे संबंधित निदान और उपचार सहायता प्राप्त करेंगे। इसे किसान में पशुपालक और उत्पादकता भी शामिल है। इसमें मिट्टी की बचत होगी। यह एक तकनीकी मंच है और इसके लिए किसी अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।